नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोंकण तट निम्न में से किससे बीच स्थित है? कोंकण तट निम्न में किनके बीच स्थित है? तो यह गोवा तथा दमन के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोवा तथा दमन के बीच कोंकण तट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 29 और 30 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अवलवनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित और लवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो ये कर रहा है लक्षद्वीप पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लक्षद्वीप पर चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा स्वचालित और लवणीकरण संयंत्र पर कार्य हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे होना चाहिए? लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे होना चाहिए? तो ये सुशासन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुशासन से लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में भारत में झूम कृषि की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो ये कामरूप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कामरूप यह हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यह सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कावेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कावेरी नदी ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो ये चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चिन्ह वितरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित
द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक को जो है लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अल बरूनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल बरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो यह मुंडकोपनिषद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो यह 12 मार्च 1930 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? तो यह है नागपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागपुर में जो है भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना प्रति किलोमीटर होती है? भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना प्रति किलोमीटर होती है? तो ये होती है 35 डिग्री पर किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 डिग्री पर किलोमीटर जो है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो यह 11.29%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11.29% जो है बिहार राज्य में शहरीकरण की दर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो यह 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 पार्टियों को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तावांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध तावांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रसिद्ध तावांग मठ जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? तो यह चेरो जनजाति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चेरो जनजाति को जो है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष मान सिंह ने हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समप्राय मैदान किससे संबंधित है? समप्राय मैदान किससे संबंधित है? तो यह नदी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नदी से जो है समप्राय मैदान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वैद्युत आवेश क्या पैदा करता है? गतिशील वैद्युत आवेश क्या पैदा करता है?
तो ये करता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है परासरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परासरण के द्वारा जो है पादपों में मूल रोमों द्वारा जो है जल प्रक्रिया को जो है अवशोषित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो यह भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए जो है वनों के जो है विशाल क्षेत्र को रखना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह H2O का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। H2 को जो है यह जिसे कि हाइड्रोजन कहा जाता है, यह वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लेजर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेजर जो है यह प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशक हो कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो यह स्मॉग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्मॉग जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यह पाया जाता कॉकरोच और सिल्वर फिश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो यह वेकेलाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेकेलाइट जो है यह क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोषों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परमाणु का आकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु का आकार जो है यह किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे केपलर द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केपलर द्वारा जो है ग्रहों की गति के जो है नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह होता है जीवाणु द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवाणु द्वारा जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक कौन है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है? तो ये है
सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, तो ये होता है कैल्शियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम जो है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो यह रेस्पिरेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेस्पिरेशन जो है यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो यह भाग 12, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 12 जो है यह संविधान के वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह बर्मी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्मी जो है यह म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो ये लिखी थी अकबर के शासनकाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह लगाया था औरंगजेब ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब ने जो है संगीत और जो है नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख में निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो यह लौरिया नंदनगढ़ में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लौरिया नंदनगढ़ में जो है अशोक के अभिलेख में जो है निचले भाग में मयूर का जो है चिन्ह अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो ये जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनता के पास मुद्रा जो है बैंकों में जमा से कम है, यह भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है विकास केंद्र उपागम को जो है अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं?
जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन सा है? तो वह मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो है यह चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को जो है पॉलीब्रोथा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 3 भागों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 भागों में जो है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा को जो है पृथ्वी की छाया को जो है बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1937 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1937 में जो है शिक्षा की वर्धा योजना को जो है लाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।